हेलो हेलो, क्या हाल चाल एवरीवन, कैसे आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी आपके पास बहुत कम टाइम है। इट्स अबाउट आपके पास सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम हमें सिलेबस के बारे में बताइए, क्या सिलेबस रहता है, कौन कौन से टॉपिक हैं जिसपे हमें ज़्यादा फोकस करना है। वो सारा सिलेबस आज मैं आपको डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ और उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी जिसपे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, जहाँ से एम्स ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्रीवियसली और जहां से एम्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, उन टॉपिक को आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, चाहे वो फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायोलॉजी के हैं और जनरल नॉलेज के हैं। बेटा देखो, एक बात आपको याद रखनी है, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, हम आपको स्टडी मटेरियल दे देंगे, आपकी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, सून आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और आपको हम सिलेबस भी बता देंगे, स्ट्रेटेजी भी बता देंगे। बट एक चीज आपको याद रखनी है कि पढ़ना आपको ही है, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आपके ऊपर है। हम चाहे कितनी ही मेहनत कर लें यहाँ पे, जब तक आप अपने एफर्ट्स नहीं डालोगे, जब तक आप फ्रंट में नहीं आओगे, तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर आपका ड्रीम है कि मुझे एम्स जाना है, मुझे एम्स क्लियर करना है, मुझे एम्स से पढ़ाई करनी है, ये मेरा ड्रीम्स है, तो आपको बहुत सारे बाकी के ड्रीम्स पीछे छोड़ने होंगे एक ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए बेटा, आपकी जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को कि मैम कैसे होगा क्लियर और क्या क्या टॉपिक्स है जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। वैसे तो आपकी तैयारी हम करवाने वाले हैं, क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं आपके, वो सारे टॉपिक आपके कवर किए जाएंगे, चाहे बायोलॉजी का है, जूलॉजी है, बॉटनी है, चाहे आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सारे ही टीचर वो सारे टॉपिक आपके कवर करने वाले हैं। बट कुछ बच्चों का डिमांड था कि मैम हमें टॉपिक बता दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक है जिन पे ज़्यादा एम्स फोकस करता है। तो सबसे पहले बेटा हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपकी हम केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। केमिस्ट्री हर सब्जेक्ट, सारे ही सब्जेक्ट से आपके 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बिकॉज मेडिकल है तो बायोलॉजी, जो बायो के स्टूडेंट होते हैं वो बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो बायोलॉजी आपकी ऑलरेडी स्ट्रांग होती है, बायोलॉजी आपको आती है क्योंकि हमने बायो अपनी मर्जी से चूज करा है और हमें नर्सिंग में जाना है, तो बायोलॉजी हमारी थोड़ी स्ट्रांग होती है। बट हम केमिस्ट्री और फिजिक्स में उतना ध्यान नहीं देते। बट ये जो दोनों आपके सब्जेक्ट हैं बेटा, ये भी आपके मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, जहाँ से आप मार्क्स गेन कर सकते हो, जहाँ से आप रैंक लेके आ सकते हो। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात करें तो जिसमें इंपॉर्टेंट है आपकी बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉलिड स्टेट। ये जो टॉपिक्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, इन टॉपिक पे ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना आपको सारा सिलेबस है। बट कुछ ऐसे टॉपिक जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, जैसे हम PYQ देखते हैं कि PYQ प्रीवियसली क्या पूछा गया था, क्योंकि बहुत ऐसे अगर 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है तो 100 में 20% 30% आपके रिपीटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये एम्स में बार बार देखा गया है। तो इन टॉपिक्स पे आपको मोरली बहुत ज़्यादा जिन पे फोकस करना है वो ये टॉपिक है, बाकी पढ़ना आपको सब कुछ है। और अभी क्योंकि आपके पास टाइम कम है, 2 महीने ही बचे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस आपको करनी है इन सारे टॉपिक्स की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम बात कर रहे हैं, जिनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, वह आपके जैसे हाइड्रोकार्बोन्स है, एल्केन्स है, एल्कोहल, फिनोल, इधर आपका एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद नाइट्रोजन है और बायोमोलिक्यूल्स है। इनसे इन टॉपिक से बेटा बेसिकली क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एम्स जो है NCERT, जो NCERT है, तो आपको लाइन बाय लाइन NCERT पढ़नी है। NCERT से जब आप थ्योरी डिस्कस कर लोगे, थ्योरी पढ़ लोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बेटा जब भी आप कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो, जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हो, वहां पे ज्यादा होता है थ्योरी के साथ साथ आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप कितनी ही थ्योरी पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा, और अभी आपके पास टाइम कम है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ऑल्दो हम भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, हम भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे, हम इसीलिए आपके लिए फ्री बैच लेके आए हैं कि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। पर आपको भी, अगर हम यहाँ पे क्लास में आपको 20 MCQ सॉल्व करवा के गए हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 20 के साथ साथ हम आपको उन 20 के साथ साथ 50 क्वेश्चन सॉल्व करवा के जाएंगे। बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप घर जाके जब क्लास आपकी खत्म हो जाएगी, आप रिवाइज करो और आप एक दिन के 300 400 या फिर आप 500 क्वेश्चन सॉल्व करो इस टाइम पे, क्योंकि अभी एग्जाम नजदीक है। तो अभी तो आपको डेली 500 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, ताकि आप एक अच्छी रैंक लेके आ सको, अच्छी रैंक के साथ आपको एक ड्रीम एम्स मिल सके। ठीक है, तो ये रही बेटा आपकी
केमिस्ट्री की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको इसमें से सबसे ज्यादा ध्यान रखिए केमिस्ट्री में, वो है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इन तीनों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन पे आपको और ज्यादा ध्यान देना है, इनसे आपको ज्यादा से ज्यादा और क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका फिजिक्स। आपका 11th क्लास की अगर मैं बात करूं, 11th से क्या आएगा फिजिक्स में, क्योंकि आपके जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है एम्स का, इसमें आपसे जो पूछी जाती है वो 11th और 12th से ही पूछा जाता है। 11th और 12th का एनसीईआरटी का ही पूरा सिलेबस आपसे पूछा जाता है, तो वही आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। तो नेक्स्ट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जो आपके फिजिक्स 11th से आएगा। लॉस ऑफ मोशंस, वर्क एनर्जी एंड पावर एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं आपके 11th के। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा क्लास 12th से आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका पूछा जाएगा। ऑप्शंस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड एटम्स एंड न्यूक्लियर, ये आपके ऑप्टिक्स में पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। वैसे जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो सारे टीचर आपको इंपॉर्टेंट ही पढ़ाएंगे। अभी जो फिजिक्स वाले सर हैं वो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनके क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। केमिस्ट्री वाले सर आपको इंपॉर्टेंट, मैम है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी तो मैं डील करने वाली हूँ, तो बायोलॉजी में जितना भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बायोलॉजी की क्लास में पूरा इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगी जो आपके पीवाईक्यू पूछे गए हैं। बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने सिलेबस के बारे में पूछा था तो इस सिलेबस को आप फॉलो भी करें, टॉपिक्स को आप ऑलरेडी पढ़ें, क्योंकि अभी टाइम कम है। तो एकदम बेसिक से तो कुछ तो आपको पहले से पता होना चाहिए ना, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे आपका जब न्यू बैच आएगा, बट क्योंकि टाइम कम है तो अभी हम रिवाइज ही करवा सकते हैं। आपको न्यू चीज नहीं पढ़ा के आपको जो पीवाईक्यू है, जो आपका रिवीजन है, हम वही करवाएंगे आपको, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही हम डिस्कस करेंगे। कवर आपका पूरा सिलेबस किया जाएगा, जो आपका सीरीज चली है पर्ल सीरीज, उसमें पूरा कवर किया जाएगा, आपके सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। बट आपको पहले से भी जो बच्चे डिमांड कर रहे थे आपके सिलेबस की, उन बच्चों के लिए सिलेबस है। नेक्स्ट है बेटा इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको याद रखनी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ये तीनों ही इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको मोस्टली पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजी की, ठीक है। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं आपके 11th से एंड 12th से, उसकी मैं डिस्कस करूं तो सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल हमारी एक बेसिक यूनिट है और बेसिक है सबसे पहला चैप्टर। अगर मैं बात करूं तो सेल के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। बेसिक यूनिट क्या है हमारी बॉडी की, अगर मैं बात करूं तो फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट का कौन है, सेल की खोज किसने करी थी, कौन सेल को लेके आया था, फादर ऑफ सेल कौन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। फर्स्ट सेल किसने देखी थी, सेल की थ्योरी किसने दी थी, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। प्लांट की फिजियोलॉजी से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं अभी तक। अगर मैं बात करूं तो फोटोसिंथेसिस से भी क्वेश्चन, रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन यहां पे पूछा जाता है आपका। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इनसे पूछा जाता है गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, अब आपकी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कैसे काम करती है, कौन सी मसल्स है जो इन्वॉल्व रहती है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आपका पूछा जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। सर्कुलेटरी बेसिकली जो आपका ये बॉडी फ्लूइड्स के अंदर आते हैं, आपके बॉडी फ्लूइड्स एंड आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं, तो यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका, अगर मैं 12th की बात करूं तो जेनेटिक एंड इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा भी है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया आपका मॉलिक्यूलर, और इसकी जो थ्योरी है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जेनेटिक और इनहेरिटेंस की थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं, वो सब तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही जब आपका स्टार्ट हो जाएगा, जब आपकी क्लासेस चलेंगी बायोलॉजी की, वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी। डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जितना भी इंपॉर्टेंट है, बस आपको क्या करना है बेटा, आपको अगर मैं अपना 100% एफर्ट्स लगा रही हूं तो आपको कहीं ना कहीं 80% एफर्ट्स भी देने हैं। अगर टीचर आपके लिए 100% एफर्ट्स लगाता है तो ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 80% तो आपको भी देना है। देखो अगर दोनों साइड से होता ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर मैं अकेले एफर्ट्स दे रही हूँ बट आप नहीं पढ़ रहे हो, आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो एग्जाम ऐसे क्लियर नहीं होता है। आपको ज्यादा एफर्ट्स दिखाने, क्योंकि आपको एम्स जाना है। एम्स कैसे जाना है,
क्या उसके लिए पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी रहेंगी, वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हम बताएंगे आपको। बट करना क्या है, करोगे तो आप ही ना, हम तो नहीं कर सकते, पढ़ोगे तो आप ही। मैं चाहे कितने क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, जब तक आप दिल से नहीं पढ़ोगे, जब तक आप अपनी अच्छे से तैयारी नहीं करोगे, तब तक आपका एम्स क्लियर नहीं हो सकता। बट अगर आपका कोई ड्रीम है बेटा, वो ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए पूरी जान लगा दो। जब तक वो ड्रीम्स कंप्लीट नहीं होता, आप लग जाओ उसके पीछे। और कोई ऐसी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, जो आप नहीं कर सकते हो। अभी तक आपने करा ना, और आप देख रहे होंगे जितना भी मैंने अभी तक सिलेबस बताया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ भी ऐसी नई चीज नहीं है जो आपने नहीं देखी होगी। सारी ऐसी चीजें हैं जो आप 11th में पढ़ चुके हो, सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने 12th में पढ़ सके हो। बट आपको करना क्या है, ओनली यू हैव टू रिवाइज। आपको रिवाइज करना है, आपको जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन सॉल्व करने। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, क्योंकि एम्स जब भी क्वेश्चन पूछता है वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूछता है, क्लिनिकल बेसिस पे पूछता है। इसलिए एम्स का लेवल हाई है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पूछता है आपसे। वो रटी रटाई नॉलेज कभी भी नहीं पूछेगा आपसे कि आप रट के सीधा आंसर दे दो, वो कॉन्सेप्ट पे जाता है। तो उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज का आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, देन आप एमसीक्यू सॉल्व करो। अगर आपने टाइम टेबल बनाया है, नेक्स्ट है आपका बायोटेक्नोलॉजी। अभी मैं बताऊंगी आपको इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ह्यूमन प्लस प्लांट दोनों ही के रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी, वैसे बच्चे जो बायो की स्ट्रीम से होते हैं बच्चे, उनका बायोलॉजी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता है, या बायोलॉजी वो पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो आपको क्या करना है, बायोलॉजी आपको पढ़नी है, वो स्कोर करती है मार्क्स को, बट आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी ध्यान देना है। नेक्स्ट कुछ बच्चे जीके जनरल नॉलेज की बहुत बात कर रहे थे कि जनरल नॉलेज कौन पढ़ाएगा आपको। तो जनरल नॉलेज की मैं अगर टॉपिक की बात बताऊं तो आपको करंट अफेयर 6 से, जो भी लास्ट आपके 6 मंथ से 18 मंथ के हैं, जो अभी करंटली अफेयर है आपके लास्ट 6 मंथ तक के, लास्ट 8 मंथ तक के, आपको सारे करंट अफेयर पढ़ लेने हैं। चाहे उसमें क्रिकेट का है, चाहे हिस्ट्री का है, चाहे कोई भी आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, सारे करंट अफेयर आपको पढ़ लेने हैं। क्या चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस नहीं आए हैं, बजट में क्या चेंजेस आए हैं, ये सारी चीजें आपको डिस्कस कर लेनी है करंट अफेयर में। तो नेक्स्ट वन है बेटा आपका इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन हिस्ट्री में आपको पता है कब क्या चालू हुआ था, कब क्या बंद हुआ था, कब क्या आया था, कब कौन आया था, किसने वो कौन बना था, ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट है आपका जियोग्राफी। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में वही है कि प्रधानमंत्री कब बने थे, पीएम कौन से थे नए, ठीक है, आपके प्रेसिडेंट कब थे, कौन चेंजेस हुए थे, ये सारी चीजें आपकी जो आप पहले से पढ़ के आ रहे हो, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक रिसर्च। रिसर्च से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। साइंटिफिक रिसर्च मतलब इस चीज पे कब रिसर्च, जैसे कोविड-19 के बारे में पूछा जाएगा कि इसकी रिसर्च कब हुई थी, तो ये सारी बेसिक चीजें जो साइंटिफिक रिसर्च है उनके बारे में क्वेश्चन आएगा। कल्चर एंड अवार्ड्स, कल्चर एंड अवार्ड्स में क्या होता है बेटा, जैसे जो बेसिक डांस है आपका, क्लासिकल डांस का किसको अवार्ड मिला था, आपका भारत रत्न किसको मिला है, आपसे पूछा जाएगा क्रिकेट में, या डांस में किसको मिला है, एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है ना, बेस्ट एक्ट्रेस का, बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिले थे पहले, पद्मश्री अवार्ड किसको मिले गए, ये सारे अवार्ड्स के बारे में आपको पढ़ लेने। स्पोर्ट्स आपका इसी में आ जाएगा, स्पोर्ट्स में भी आपको इसी में स्पोर्ट्स के बारे में भी पढ़ना है आपको। और स्पोर्ट्स तो आप लोगों को कि मैच किसने जीता था, हमारी इंडिया ने वर्ल्ड कप कब जीता, ये सारे स्पोर्ट्स में, या ओलंपिक से आपसे आ जाएंगे कि ओलंपिक में कितने गोल्ड मिले थे आपको। ये सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर में आपको पढ़ने। करंट अफेयर में आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। करंट अफेयर आप लास्ट टाइम पे भी पढ़ोगे, या जनरल नॉलेज आप लास्ट टाइम पे भी पढ़ोगे बेटा तो हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती है जो हमारे माइंड में ज्यादा देर तक नहीं रहती है। तो आपको ऐसा नहीं कि अभी से आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप डेली जनरल नॉलेज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि डेली आप उठा के पढ़ने लगे। आपका जो लास्ट टाइम होगा, जैसे आपका 27 को एग्जाम है, तो आप जून के 1 से स्टार्ट कर दो अपना जनरल नॉलेज पढ़ना। अभी ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल 10 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, 10 घंटे में से 5 घंटे आप जनरल नॉलेज ही पढ़ रहे हो, क्योंकि कम मार्क्स का आता है पर ये स्कोर करता है मार्क्सिंग। बट ये क्या होता है कि जो हमें फ्रेश याद रहता है कि हम कुछ टाइम पहले भी पढ़ते हैं, फ्रेश याद किया, और आपने वहाँ पे, क्योंकि आपके साथ लॉन्ग टाइम नहीं चलने वाले, तो आप फ्रेश भी इसको पढ़ोगे तो दैट्स फाइन। बट आपको जो सब्जेक्ट, आपके मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन पे ज्यादा फोकस करना है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि जनरल नॉलेज आपको नहीं पढ़नी, बट इसको आप लास्ट टाइम पे भी पढ़ोगे तो दैट्स फाइन, इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लास्ट टाइम पे आपको पढ़ना है, लास्ट टाइम पे आपका कवर हो जाएगा। जैसे जून में आप स्टार्ट कर रहे हो, 2 हफ्ते पहले इसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो भी आपको हो जाएंगे, क्योंकि आपको फ्रेश ही याद करने पड़ेंगे। अभी से याद करके आप भूल जाओगे इतनी हिस्ट्री, केमिस्ट्री, क्या चेंजेस आए थे करंट अफेयर में। करंट अफेयर आप डेली पढ़ सकते हो, बट इन सारी चीजों को तो आपको लास्ट में आप रिवाइज कर सकते हैं। अभी जो आपका प्राइम है बेटा, वो क्या है आपका 3 सब्जेक्ट जो है आपको उन पे फोकस करना है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये जो 3 सब्जेक्ट है बेटा आपके, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री,
ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं बेटा जो आपको एम्स लेके जाएंगे। ये जो आपका एम्स नाम है बेटा, जो हमने स्टार्ट कर दिया, अब स्टार्ट कर दिया है तो आप गिव अप तो नहीं करेंगे। हमने भी स्टार्ट कर दिया, आपने भी स्टार्ट कर दिया। अब आप जब आपने स्टार्ट कर ही दिया है तो गिव अप नहीं करना है बिल्कुल। अब पीछे नहीं हटना है। एक बार आगे बढ़ गए तो आप पीछे बिल्कुल नहीं उठा है। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपकी? आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। बेटा ये बहुत जरूरी होता है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो आपको साथ साथ में करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू पढ़े जा रहे हैं, थ्योरी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि कब आएगा, तो आपका जो क्लासेस हैं वो कल से स्टार्ट होने वाली है, प्रॉपर कल से स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपके तीनों सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सारे ही सब्जेक्ट के आपको एमसीक्यू प्लस थ्योरी दोनों ही पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे एमसीक्यू भी पढ़ाएंगे हम, साथ साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करने हैं। और एक एमसीक्यू के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एमसीक्यू करवा के जा रहे। अगर आपको 10 एमसीक्यू करवा के गए हैं तो डेफिनेटली 10 एमसीक्यू के पीछे आपके 100 एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। तो एक एमसीक्यू के पीछे कम से कम हम हर ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो 4-5 एमसीक्यू तो एक एमसीक्यू में आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे हमेशा ही पहले अपनी थ्योरी को बेसिक है, जो थ्योरी है उसको मजबूत करो। जब आपकी थ्योरी मजबूत हो जाएगी ऑटोमेटिकली आप एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे। बट ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ पढ़ा, और पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा रिवीजन। रिवीजन इज मोस्ट, रिवीजन जो है बेटा किसी भी चीज का, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे किसी भी चीज का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है? आपके रिवीजन के बिना बेटा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो चीजों को तो आप भूल जाओगे, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, उसके स्टिकी नोट्स बना लो, साथ साथ में लिखते रहो, उनको इंपॉर्टेंट कर लो। उनको ज्यादा भर के कभी भी नोट्स नहीं बनाने होते, क्योंकि आपका अभी बोर्ड एग्जाम नहीं है, आपको अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो भर के नोट्स मत बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, पर इंपॉर्टेंट बनाओ। ऐसे नोट्स बनाओ जो आप क्विकली रिवाइज कर सको। अब ऐसे नहीं कि थ्योरी पैराग्राफ लिखने लगे, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको हाईलाइट करो, लिखते रहो। जैसे आपको किसी फादर, जैसे उसमें आ रहा है कि फादर ऑफ सेल कौन है, इस थ्योरी किसने दी थी, इनके नाम एक साथ लिख लो, एक चिट बना लो और उसको आगे पेस्ट कर दो। डेली उनको देखो तो याद हो जाएंगे आपको कि फादर और आपके लॉस किसने दिए थे, ये लॉ कब आया था आपका, ये जो सन होते हैं ना आपके, इनको याद करना बहुत जरूरी है। तो इनको एक पेज में लिख लो, बार बार इनको रिवाइज करो, ठीक है? तो ऐसे नोट्स, स्टिकी नोट्स और अट्रैक्टिव नोट्स बनाओ, ताकि आपकी आंखें उसको कैच करें और बार बार आप उनको रिवाइज कर सको। तो जब भी आप अपना टाइम स्केड्यूल बनाते हो, जैसे आपने सोचा कि मैं हर दिन में 8 आवर्स पढ़ाई करूंगा, और 8 आवर्स में आप ऐसे रखो कि आप 2 घंटे, 2 आवर्स या फिर 1 आवर्स, समझ लो आपको 1 आवर सिर्फ आप रिवाइज करो। और 1 आवर रिवाइज का मतलब क्या है? आप 1 घंटा रिवाइज कर रहे हो, और रिवाइज आप तब कर सकते हो जब आपके पास अट्रैक्टिव नोट्स होंगे। तो ये 1 घंटे में जब आप रिवाइज करोगे बेटा, तो आप ऐसे नोट्स बनाओ कि वो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए। तो आपको बल्क में नोट्स नहीं बनाने, आपको शॉर्ट अच्छे से नोट्स बनाने, शॉर्ट में, जिनको आप 1 घंटे में रिवाइज कर सको। तो हमेशा ये रखना होता है टारगेट कि जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो 1 घंटा हम सिर्फ रिवाइज करेंगे। और डेली रिवीजन करो, चाहे आप एक टाइम बना लो कि मुझे, वैसे सुबह जब आप उठते हो तो सुबह बहुत अच्छा रिवीजन होता है, या फिर आप पूरा दिन में जब पढ़ रहे हो तो रात को 1 घंटा सिर्फ रिवाइज करो और सो जाओ। बाकी की चीज कुछ नहीं करनी है। उसके बाद आप जो भी करते हो, जैसे आपका टाइम स्केड्यूल है कि मुझे 10 बजे सो जाना है या 10:30 बजे सो जाना है, तो 9:30 से आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। 9:30 से 10:30 आप रिवाइज करो और सुबह जल्दी उठ जाओ। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, रिवाइज, सिर्फ रिविजन करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। जितना भी दिन में पढ़ा था 1 घंटे से रिवाइज करो, नया कुछ भी मत पढ़ो, ठीक है? नया पढ़ने से क्या होता है, ना तो आपको पिछला याद रहता है ना नया याद रहता है। तो हो सकता है कि देखो, हम हमेशा बच्चे पूछते हैं मैम कौन सी बुक पढ़ूं, कौन सी बुक पढ़ूं। मल्टीपल बुक्स मत पढ़ो, एक बुक पढ़ो, उसको मल्टीपल टाइम पढ़ो। मल्टीपल बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को मल्टीपल टाइम पढ़ो। जब आप एक बुक को बार बार पढ़ते हो तो वो आपको याद हो जाती है। और आप इधर बुक देख रहे हो, इसके चैनल पे गए, उसने बोला ये बुक पढ़ लो, आपने उठाई वो बुक पढ़ ली। इसके चैनल पे गए, इस टीचर ने बोला ये बुक पढ़ लो, तुमने वो बुक पढ़ ली। आपने बहुत सारी बुक पढ़ ली पर फायदा कुछ भी नहीं हुआ। एक बुक लो, उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो,
तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिलेबस की बात करी, स्ट्रेटेजी की बात करी, कैसे आपको करना है। बाकी आपकी क्लास स्टार्ट होंगी तो क्लास में लाइव हम छोड़ेंगे, लाइव हम बातें करेंगे, वहाँ पे आपका डाउट सेशन भी हम क्लियर कर लेंगे। जो भी आपके डाउट होंगे क्लास में रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या स्ट्रेटेजी है बेटा, क्योंकि मैं खुद नर्सिंग करके आई हूँ, मैंने खुद नर्सिंग करी है, नॉर्थ के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, आपने देखा होगा, कॉलेज प्रेप के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। तो मैं उस जर्नी से गुजर के आ गई हूँ जिस जर्नी में आपको जाना है, जहाँ आपको जाना है ऑलरेडी मैं उस जर्नी में हूँ, मैं नर्सिंग कंप्लीट करके आ गई हूँ। तो मैं आपको अच्छा गाइड कर सकती हूँ कि आपको नर्सिंग के बाद क्या करना है। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है कि मैम किस कॉलेज में जाना है, तो आई विल हेल्प यू इन एवरीथिंग, बट आपको क्या करना होगा, आपको साथ देना होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को बेटा यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाकी जितने भी आपके डाउट होंगे वो तो क्लासेस में कंप्लीट होते ही रहेंगे, जैसे जैसे क्लासेस चलेंगे। लाइक अगर मैं बायोलॉजी की क्लास ले रही हूँ तो मैं डाउट साथ साथ में क्लियर कर दूंगी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो साथ साथ में जैसे जैसे आपकी क्लासेस होंगी वैसे वैसे आपका क्लियर हो जाएगा और आपका सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा। जितना हो जाएगा सारा ही सिलेबस, सारे टीचर अपना सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, PYQ सॉल्व करवाएंगे आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूँ, बाकी आपके जैसे जैसे क्लास चलेंगी वैसे वैसे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सो बाय बाय, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में।